हेलो एवरीवन, आप सबका टेक्सास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डीम्ड डिविडेंड होता क्या है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट डीम्ड डिविडेंड में कौन-कौन से सेक्शंस कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीम्ड डिविडेंड होता क्या है। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, चाहे वो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज हो या ना हो, तो जितना भी अमाउंट उसने अपने शेयर होल्डर को दिया है वो अमाउंट टैक्सेबल होता है उन शेयर होल्डर्स के हाथों में। सबसे पहले आता है इसमें सेक्शन 222 सब सेक्शन ए, जो कि बताता है, डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंटरटेनिंग रिलीज ऑफ एसेट। इसका मतलब है कि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का ना हो, जैसे कि जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिडम्पशन रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैसा, उससे कंपनी की रिलीज हुई है एसेट। तो जितना भी अमाउंट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एसेट के थ्रू से प्रोवाइड किया है, उसमें उतना रिजर्व की वैल्यू तक टैक्सेबल होगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। कंपनी ने एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने शेयर होल्डर्स को 10 लाख का, और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी 10 लाख तक है। तो पूरा का पूरा 10 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और पूरा 10 लाख शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10 लाख का ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व का अमाउंट है वो 8 लाख रुपए है। तो इसमें 8 लाख जो है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। दूसरा सेक्शन, सेक्शन 222 सबसेक्शन बी, जो कि मेनली डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अमाउंट तक, तो उतना अमाउंट शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब दूसरा बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी बोनस शेयर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बोनस शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कंपनी ने अगर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है बोनस शेयर, तो जितना अमाउंट तक बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हाथ में। तीसरा सेक्शन 222 सबसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेट कर रही है और वह अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमाउंट कैश के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो इस तो जितना अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो अपने शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा उन शेयर होल्डर्स के हाथ में। अगला सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन डी, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा है अपने शेयर होल्डर्स को कैपिटल का कुछ अमाउंट, तो जितना अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के हाथ में। अब सबसे आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ई, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस बाय प्राइवेट कंपनी टू इट सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स से रिगार्डिंग डील करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन है ये मेनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। इसमें वो लोग कवर होते हैं जिनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा है। मीन्स जिनकी वोटिंग पावर्स कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा है, सिर्फ वही लोग इस सेक्शन के अंदर कवर होते हैं, और ये मेनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है 20 लाख रुपए तक का, और 5 लाख रुपए उसने कैपिटलाइज किया है अपना, और उसका एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है से मिस्टर ए, जिसको उसने प्रोवाइड किए हैं लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में 18 लाख रुपए। तो यहाँ पे 20 लाख रुपए का तो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन 5 लाख रुपए उसने कैपिटलाइज कर दिए तो वो उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 15 लाख रुपए उसका
रिज़र्व माना जाएगा, नॉर्मल रिज़र्व कंसिडर किया जाएगा। तो 15 लाख रुपए जो उसका शेयर होल्डर मिस्टर ए है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। इससे पहले जो हमने सेक्शंस में डील किए थे ए, बी, सी, डी, ये जितना भी अमाउंट कंपनी कैपिटलाइज़ करती है उतना अमाउंट तक टैक्सेबल होता है। लेकिन सबसेक्शन ई उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जितना भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैपिटलाइज़ कर देती है उस अमाउंट को हटा के जितना भी अमाउंट नॉर्मल बच जाता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की फॉर्म में सिर्फ़ वही टैक्सेबल होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे जिसमें एक मिस्टर ए है जिसका बेनिफिशियल जो कि बेनिफिशियल ओनर है कंपनी में और उसकी शेयर होल्डिंग है 10% की और उसने 8 लाख रुपए तक एज एन 8 लाख रुपए का उसको कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में प्रोवाइड किया है पैसे और कंपनी की का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 10 लाख रुपए अपार्ट फ्रॉम कैपिटलाइज़ करने के बाद नॉर्मल 10 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है और कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस 8 लाख रुपए का दिया है मिस्टर ए को यहाँ पे। तो 8 लाख रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथों में। तो इसी के साथ हमने आज डिस्कस करा सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 222 सेक्शन के अंदर। तो ये मेनली अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में कंसिडर किया जाता है और ये सेक्शन 222 ई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मेनली डील करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। तो जो भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो ऐसा सोचती है कि हम लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स पैसे निकाल लेते हैं तो हम टैक्सेबिलिटी से बच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस सेक्शन के थ्रू आपको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसा कि आपने देखा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।